जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे आवृत्ति वितरण के बारे में। अगर इसको देखा जाए तो ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए ये सेकंड पेपर की यूनिट 3 से लिया गया है। अगर हम सेकंड पेपर का नाम देखेंगे, जो बीएड में सेकंड पेपर होगा, उस सेकंड पेपर का नाम है क्रियात्मक अनुसंधान एवं अधिगम का आकलन। ये हमारा सेकंड पेपर का नाम है। इसको बताने का मतलब बस ये है कि आपको पेपर का नाम कम से कम तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा जो बीएड का फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर का नाम है शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, ये फर्स्ट पेपर का नाम है। और वहीं थर्ड पेपर का नाम देखेंगे तो समकालीन भारत की शिक्षा, चिंता और मुद्दे। ये इसको अगर हम देखेंगे तो बीएड में थर्ड पेपर का ये नाम होगा। अब ये इतनी चीज़ें हो गई। अब हम अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं कि आखिर ये आवृत्ति वितरण कहते किसे हैं। इसको अगर देखा जाए, क्वेश्चन को हम समझें तो हमसे पूछा है कि आवृत्ति वितरण किसे कहते हैं, मतलब हमें आवृत्ति वितरण के बारे में समझना है। इसके अलावा कह रहा है कि इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए, मतलब हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे आवृत्ति वितरण के बारे में। तो जब हम आवृत्ति वितरण के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो हम एक चीज़ समझ लें कि हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर आवृत्ति वितरण कैसे होता है। कोई भी डाटा अगर हमें दिया गया है उसका हम कैसे आवृत्ति वितरण करेंगे। जब ये चीज़ हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर आवृत्ति वितरण की परिभाषा क्या होगी या आवृत्ति वितरण की ज़रूरत क्या है, उपयोगिता क्या है। इसके बाद सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक डाटा दिया गया है। इस डाटा को हमें जो है आवृत्ति वितरण निकालना है। इस डाटा के माध्यम से हम आवृत्ति वितरण सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें ये बताया गया है कि जो है स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंटों की जो संख्या है वो 15 है। 15 स्टूडेंट हैं। 15 स्टूडेंट का पेपर हुआ है। 50 नंबर का पेपर था। 50 नंबर का पेपर था और इस 50 नंबर के पेपर में इनके मार्क्स जो है सीरियल जो है इस तरह से दिए गए हैं कि जैसे जो पहला लड़का था वो पाया 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 45 पाए हैं। फिर 43, 32, 36, 38, 40। इस प्रकार से नंबर जो है कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो इस प्रकार से नंबर पाए हैं। अब इस प्रकार से जो नंबर पाए हैं ये डाटा दिया गया था और ये डाटा देखा जाए तो एक रफ डाटा है, अवर्गीकृत डाटा है। मतलब इसमें किसी भी चीज़ को वर्गीकृत नहीं किया गया है, बस वैसे ही लिख दिया गया है। अब इसका हम आवृत्ति वितरण निकालेंगे। तो आवृत्ति वितरण निकालने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम इसको जो है वर्गीकृत कर देते हैं। तो वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लें या तो घटते हुए क्रम में लिख लें। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। हम इस समय आवृत्ति वितरण पढ़ रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। तो अगर बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए, बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में अगर देखा जाए तो यहाँ से हम बढ़ते हुए क्रम में लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 10 है। इसके बाद अगर देखा जाए फिर 12 आता है। फिर इसके बाद देखेंगे 13 है। 13 के बाद देखेंगे तो 15 है। अब इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। आप चाहें तो इसको घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। फिलहाल इसको हमने बढ़ते हुए एक सीरियल वाइज लिख लिया है। अब इसका हम निकाल लेते हैं रेंज। इसका अगर रेंज देखेंगे, रेंज मतलब अगर ये देखो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसार। अब अगर हम इसका प्रसार निकालें तो प्रसार निकालने के लिए जो भी डाटा दिया होगा उस डाटा की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, उस हाईएस्ट वैल्यू से जब हम उस डाटा की सबसे लोएस्ट वैल्यू को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब हमें उसकी रेंज निकल के आती है। तो रेंज निकालने के लिए हम सबसे पहला हमारा ये काम है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उस हाईएस्ट वैल्यू को लिख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट वैल्यू इस डाटा की है 45 और इसके अलावा सबसे लोएस्ट वैल्यू अगर देखा जाए तो 10 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट वैल्यू लिख लेते हैं 45। 45 से हम माइनस कर देते हैं सबसे लोएस्ट वैल्यू को 10 को। जब हम माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 35 और इसको देखा जाए तो यही हमारा रेंज है या यही हमारा प्रसार है। इस डाटा का प्रसार जो है वो 35 है। तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया था अवर्गीकृत था। इस अवर्गीकृत आंकड़े को हमने सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखा, वर्गीकृत किया। वर्गीकृत करने के बाद से इस डाटा का हमने रेंज निकाल लिया, प्रसार निकाल लिया। अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इस वर्ग अंतराल का आकार क्या होता है। इसको हम देख लेते हैं। 3, 5, 7, 10, 20।
अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने वर्ग अंतराल का आकार ले लिया है। वर्ग अंतराल का आकार देखा जाए 2, 3, 5, 7, 10, 20 होता है। इसमें से हमें कोई एक नंबर चूज करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए। इसको देना कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में ये दिया रहे, ये इसको आपको स्वयं मानना पड़ेगा कि आपको एक मान ही लेना है और वो जो भी आप मानेंगे वो इनमें से एक होना चाहिए। तो ये वर्ग अंतराल के आकार में से एक नंबर आपको मानना है। जैसे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस ज़रूरत के अनुसार हम 5 को अपना जो है मान लेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखा जाए तो वर्ग अंतराल की संख्या हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वर्ग अंतराल की संख्या। तो वर्ग अंतराल की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमें रेंज मिला हुआ है, जो हमें रेंज मिला हुआ है उस रेंज में हम 1 ऐड कर देंगे और 1 ऐड करने के बाद जो वर्ग अंतराल का हमने आकार लिया है उसी से डिवाइड करेंगे। तो समझिए जैसे जो रेंज हमें कितना मिला है, रेंज अगर देखा जाए तो हमें 35 मिला है, तो हम क्या करेंगे 35 में 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 ऐड करने के बाद हम उससे डिवाइड करेंगे जो हमने वर्ग अंतराल का आकार लिया है। वर्ग अंतराल का आकार हमने 5 लिया तो 5 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 2 ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आप 10 ले रहे हैं 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 20 ले रहे हैं 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये है कि वर्ग अंतराल की संख्या निकालने के लिए हमें वर्ग अंतराल के आकार से डिवाइड करना होगा रेंज, और रेंज में 1 ऐड करने के बाद डिवाइड करना होगा। मतलब वर्ग अंतराल को अगर देखा जाए, वर्ग अंतराल की संख्या को अगर हम समझें तो प्रसार में 1 ऐड करने के बाद आप इनमें से किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 लिया था तो 5 से डिवाइड कर लिया, तो वर्ग अंतराल का आकार हमारा कितना था, 5 था। अब इस 5 का क्या मतलब होगा उसको अभी हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। अब ये हमारा अगर इसको अब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36/5 और इसको जब काटेंगे 6 पॉइंट समथिंग में जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो अगर 6 पॉइंट समथिंग में जा रहा है तो अगर पॉइंट के बाद कुछ भी जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको 7 ले लेंगे। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता तो हम इसको 6 ले लेते, लेकिन ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा को हम पूरी तरह से 7 बना ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर कुछ बढ़ रहा है तो आप इसको 7 मतलब पूर्ण संख्या बना लीजिए, होल नंबर बना लीजिए। तो यहाँ पर हमने 7 मान लिया, तो हमें ये मिल गया कि जो वर्ग अंतराल की संख्या होगी वो 7 होगी। अब हम बनाते हैं वर्ग अंतराल। देखिए जरा, देखा जाए तो हमें वर्ग अंतराल का आकार 5 मिल गया है, वर्ग अंतराल की जो संख्या वो 7 मिली है। तो अब हम लिखते हैं क्रम संख्या। क्रम संख्या जब हम लिखेंगे तो कहाँ तक लिखेंगे, तो क्रम संख्या वर्ग अंतराल की जो संख्या होगी वही क्रम संख्या होगी, तो 7 तक हम ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो जो हमने 7 तक इसलिए ले गए क्योंकि वर्ग अंतराल की जो संख्या थी वो 7 थी, इसलिए जो हम क्रम संख्या ले जा रहे हैं वो 7 तक ले जा रहे हैं। अब हम अगला जो हमारा कॉलम बनेगा वो वर्गांतराल का बनेगा। तो वर्ग अंतराल हम कैसे निकालेंगे इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो भी हमें सीरीज मिली हुई है, जो डाटा को हमने लिखा है, उस डाटा की जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको लिख लेंगे। और उसको लिखेंगे कहाँ, सबसे नीचे लिखेंगे 7वें नंबर पे। सबसे जो लोएस्ट वैल्यू नहीं मिली है उसको हमने लिख लिया। 10 था, लोएस्ट वैल्यू था, तो हमने यहाँ पर 10 लिख लिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो वर्ग अंतराल का आकार हमें 5 दिया गया है, तो हम 5 लेंगे। मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखा जाए तो जो ये वर्ग अंतराल का आकार है वो 5 नंबर होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हो गया है। तो हमारा जो आकार था 5 था, इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिया है। तो अब हमारा जो वर्ग अंतराल बनेगा वो बनेगा 10 से लेकर के 14 तक। अब इसके बाद देखो, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 15 से बनेगा, और 15 से हमें कितना चाहिए, 5 नंबर चाहिए। तो एक हो गया 15, एक हो गया 16, 17, 18 और 19। तो यहाँ पर देखेंगे 3 to 5 नंबर हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हमारा जो वर्ग अंतराल बनेगा वो बनेगा 15 से लेकर के 19 तक। 15 से लेकर के बनेगा 19 तक। अगला जो हमारा वर्ग अंतराल बनेगा वो 20 से लेकर के बनेगा 24 तक। अगला जो 24 तक बनेगा ही हमारा। अगला जो वर्ग अंतराल बनेगा वो 25 से बनना शुरू होगा और ये जाएगा 29 तक। अगला देखेंगे वो 30 से बनना शुरू होगा और ये जाएगा 34 तक। और अगला देखेंगे तो ये 35 से शुरू होगा और ये जाएगा 39 तक। एंड लास्ट वाला अगर देखेंगे
ये होगा 35 से लेकर के जाएगा 39 तक। अगला वाला हम देखेंगे तो ये वाला हमारा जाएगा 40 से लेकर के जाएगा 45 तक। ये इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा वर्ग अंतराल है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं जिससे चीज़ें क्रम से रहें। वर्ग अंतराल को, तो ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये हमारा क्रम संख्या रहा, ये हमारा वर्ग अंतराल बन गया। तो वर्ग अंतराल बना कैसे, अगर इसको देखा जाए तो इसको हमें ये हमारा 10 से लेकर के 14 तक था, ये 15 से लेकर के था 19 तक। अब हमें पता चला कि आखिर हमने वर्ग अंतराल बनाया कैसे। वर्ग अंतराल बनाने के लिए जो हमारे पास सीरीज़ दी गई थी, सीरीज़ का सबसे छोटा नंबर ले लिए और उसके बाद जो वर्ग अंतराल का आकार हमने लिया था उतने नंबर हमने आगे चला। तो 10 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 नंबर्स का हमने जो है वर्ग अंतराल बना दिए। तो वर्ग अंतराल बनाने के बाद हम देखेंगे टैली मार्क्स बनाएंगे। टैली मार्क्स बना लेते हैं। टैली मार्क, टैली मार्क क्या होता है बेसिकली, टैली मार्क को देखा जाए तो हम टैली करते हैं, मैच करते हैं कि आखिर जो चीज़ हम लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। तो टैली मार्क का बेसिकली इतना ही मतलब है और कुछ नहीं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं कि अब यहाँ से सबसे पहले हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं कि 14 से लेकर के 45 तक, 40 नंबर से 45 नंबर के बीच कितने स्टूडेंट हैं जो मार्क्स मिला हुआ है। तो अगर देखा जाए तो एक बच्चा है जिसको 45 नंबर मिला हुआ है, यहाँ पर एक बच्चा है, दूसरे बच्चे को भी 45 नंबर मिला है, 2 बच्चे हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 43 भी मिला है, मतलब 3 बच्चे हो गए। और इसके बाद देखेंगे 40 भी मिला है, तो ये तो यहाँ से अगर देखा जाए 3 to 5 मतलब 3 लोग ये हैं, 2 लोग ये हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो इस वर्ग अंतराल के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे 1, 2, 3, 4 and 5। अगर देखा जाए तो हम मतलब जो है जितने लोग हैं उतनी ही लाइन बनाएंगे और उसके बाद खींच देंगे। इसके लिए जैसे देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग थे, तो यहाँ पर हमने क्या किया 1, 2, 3, 4, 5 लाइन हमें नहीं खींचना है। हम हमेशा 5 को जब 5वीं लाइन को खींचेंगे तो 5वीं लाइन को हम तिरछा खींचेंगे, 4 लाइन को सीधा खींचेंगे और जब 5वीं लाइन खींचना होगा तो हम उसको इस तरह से तिरछा कर देंगे। और इससे करने से ये फ़ायदा होगा, जब भी हम देखेंगे तो इसको हमें गिनना नहीं पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 नहीं करेंगे। इसको हम देखेंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा ये पूरा 5 होता है, ये 5 है। तो इसके लिए हमने ये कर दिया, 5 हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो 3 to 5, 5 लोगों को हम ले लिए। इसके बाद हम देखेंगे 35 से लेकर के 39 के बीच में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक 38 वाले हैं, एक 36 वाले हैं और एक 35 वाले हैं, मतलब 3 लोग हैं, 3 लोग आ रहे हैं। तो 3 लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1, 2, 3 टैली मार्क लगा दे रहे हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देते हैं कि 30 से लेकर के 34 के बीच में कितने लोग हैं। तो 30 से 34 के बीच में अगर देखा जाए तो एक 32 है और एक ही है और नहीं है, ठीक है, एक ही बच्चा है जो 30 से 34 के बीच में नंबर पाया है, केवल एक ही है, वो भी 32 है। उसके बाद हम देखते हैं 25 से 29 के बीच में कितने हैं। तो 25 से लेकर के 29 के बीच में भी एक ही बच्चा है और जिसने नंबर पाया है कितना 25। तो ये हो गया, एक हो गया। इसके अलावा देखेंगे फिर 20 से 40 के 24 के बीच में अगर देखा जाए तो इसके बीच में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, 24 तक ही हमें जाना है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 20 से लेकर ही जाएगा, एक ही बच्चा है यहाँ पर भी। इसके अलावा फिर देखते हैं 19 से लेकर के 15 से लेकर के 19 तक। तो 15 से 19 के बीच में अगर देखेंगे तो एक ही व्यक्ति है जो है 15। इसके अलावा हम देखेंगे 10 से लेकर के 14 के बीच में कितने लोग आ रहे हैं। तो 10 से लेकर के 14 के बीच में 1, 2, 3 लोग आ रहे हैं, 1, 2, 3 लोग आ रहे हैं। तो 3 टैली मार्क्स लगा दिए। तो टैली मार्क हम इस प्रकार से लगा दिए हैं। अगर हम टैली मार्क्स को ऐड कर दें, इसका सम निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 ये हैं, 3 ये हैं, 5, 3, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 आ गया। 15 स्टूडेंट थे तो 15 टैली मार्क्स जो टोटल हमारा आया वो 15 आ गया। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को अगर देखा जाए जो टैली मार्क्स होता है उसी को हम आवृत्ति के रूप में लिखेंगे। जैसे ये कितना है 5 है, इसको हम 5 लिख दिए आवृत्ति। ये कितनी है 3 है, 3 हो गया। ये 1 है, इसको अगर देखेंगे तो ये 1 है, इसको अगर देखेंगे तो ये 1 है और इसको 1 है और ये क्या है, ये 3 है।
और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से देखा जाए कि हमें एक रफ डाटा दिया गया था 10, 12, 13, 15, 20, 25 इस प्रकार से दिया गया था। हमें एक रफ डाटा दिया गया था। उस रफ डाटा को हमने क्या किया, एक पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लिए और बढ़ते हुए क्रम लिखने के बाद हमने उसका रेंज निकाला, वर्ग अंतराल का आकार हमने चूज किया, वर्ग अंतराल की संख्या हमने देखी और फिर हमने वर्ग बनाया, टैली मार्क बनाया, आवृत्ति बनाया। तो इसको अगर पूरा देखा जाए तो अब ये हमारा, इसी को हम कहते हैं, अगर देखेंगे तो आवृत्ति वितरण। आवृत्ति में हमने वितरित कर दिया है तो इसी को अब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आवृत्ति वितरण। आवृत्ति वितरण, वितरण। अब हम बेसिकली समझते हैं कि आखिर आवृत्ति वितरण कहते किसे हैं। आवृत्ति वितरण कहते किसे हैं, इसको समझिए जरा। जैसे क्या है, आवृत्ति वितरण कहेंगे किसे, यदि कोई रफ डाटा दिया गया हो, इसको हम परिभाषा यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं आवृत्ति वितरण की, कि यदि कोई रफ डाटा दिया गया हो, उस रफ डाटा को हम व्यवस्थित क्रम में लिख लें, एक ऑर्डर में लिख लें, चाहे असेंडिंग में लिख लें, चाहे डिसेंडिंग में लिख लें, एक ऑर्डर में लिख लें। ऑर्डर में लिखने के बाद उस डाटा का हम रेंज पता कर लें और रेंज पता होने के बाद उसका हम वर्ग अंतराल, टैली मार्क और आवृत्ति में विभाजित कर दें, तो वही हमारा आवृत्ति वितरण कहलाता है। आवृत्ति वितरण की फिर से परिभाषा देखिए, यदि कोई रफ डाटा दिया गया हो, उस रफ डाटा को हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी में लिख लेते हैं, उसको एक व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं। व्यवस्थित क्रम में लिखने के बाद उसका हम प्रसार निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं और रेंज निकालने के बाद हम उसको वर्ग अंतराल, टैली मार्क्स और आवृत्ति में विभाजित कर देते हैं। इसके बाद जो हमें सारणी मिलती है, इसके बाद जो हमें चार्ट प्राप्त होता है, इसी चार्ट को हम क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो आवृत्ति वितरण, इसी चार्ट को कहा जाता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए कि आखिर आवृत्ति वितरण क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो जब भी अगर हमें आवृत्ति वितरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो हम इस प्रकार से कोई भी डाटा को मान लेंगे, उस डाटा को फिर हम सीरियल वाइज लिख लेंगे, फिर उसको हम रेंज निकाल लेंगे, वर्ग अंतराल का आकार कोई भी ले लेंगे और वर्ग अंतराल की अधिकतम संख्या, कभी कभी पूछा जाता है कि वर्ग अंतराल की संख्या कितनी होती है, तो 5 से लेकर के 15 के बीच में होनी चाहिए वर्ग अंतराल की संख्या। तो जैसे हम देखेंगे तो हमारा जो वर्ग अंतराल की संख्या वो 7 है, मतलब 5 और 15 के बीच में है। तो वही है कि वर्ग अंतराल की जो संख्या होती है वो 5 से लेकर के 15 के बीच में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इसका उपयोग क्या है, आवृत्ति वितरण का उपयोग क्या है, इसके उपयोग को भी हम समझ लें। तो जैसे अगर हमसे कोई कहे कि जो भी तुम्हारे क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो जो पेपर दिए हैं उनका मार्क्स लिख के लेके आओ, तो हम अगर इस तरह मार्क्स लिख के लेके जो है उसको देंगे तो जिसको हम देंगे उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ये क्या है, ये है क्या। तो अगर हम उसको इस रूप में दे देंगे तब उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इनके विद्यालय में जो है, इनकी कक्षा में 40 से 45 के बीच में नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, 35 से 39 के बीच में 3 लोग हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसको सारी चीज़ें पता हो जाएगी। तो मतलब किसी भी अव्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए ही देखा जाए तो आवृत्ति वितरण का प्रयोग हम करते हैं। तो ये रहा हमारा इसका उपयोग रहा। अगर हम इसका उपयोग ना करें तो किस प्रकार की समस्या सामने आएगी, इसको हम देखें। तो अगर हम इस प्रकार से किसी को दे देंगे तो वैसे ही भी फेंक देगा, क्योंकि इससे कोई जानकारी हमें मिल नहीं रही है। इस डाटा को हमने जानकारी के योग्य बनाया है, तो किसी भी रफ डाटा को जानकारी के योग्य बनाना भी आवृत्ति वितरण कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।